नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि पॉलिटी 2024 को कवर करने वाले हैं और यह जो सेशन है मूल रूप से घटना चक्र के जीएस दृष्टि 2024 चित्रात्मक प्रस्तुति पर आधारित होने वाला है। इस पुस्तक का ऑलरेडी हम लोग दो सेशन कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो दो सेशन कवर नहीं किए अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग संघ, नागरिकता एवं मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। यह सेशन मूल रूप से आप लोगों के लिए एक रिवीजन सेशन होने वाला है। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह रिवीजन सेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मेरा मानना है कि घटना चक्र का जो यह जीएस दृष्टि 2024 है, आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उभर करके सामने आप लोगों के लिए आएगी। एक मूल्यवान पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने में उपस्थित होगी, मेरा ऐसा मानना है। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूर्व के सेशंस में हम लोग ऑलरेडी इसे कवर कर चुके हैं कि संघ का जो वर्णन है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो भाग 1 में इसका प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और वहां पर लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और यदि हम लोग बात करें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की तो इसका वर्णन भाग 1 संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 सबसे पहला याद रखिएगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 2 में बताया गया है आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का यदि भारतीय संघ में प्रवेश होता है या निर्माण होता है तो वो कैसे होगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये ध्यान रखिएगा, नाम हो चाहे सीमा हो या राज्यों के क्षेत्र हो या नए राज्यों का निर्माण, ये सभी का उल्लेख हमें आर्टिकल 3 में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी बनाई गई विधि होगी वह अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए कोई भी विधि संसद के द्वारा निर्मित की जाती है तो वह आर्टिकल 368 जिसमें कि संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत संशोधन विधि वह नहीं समझी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 4, 2 और 3 ये चारों आर्टिकल आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे नए राज्यों का प्रवेश हो, नए राज्यों की स्थापना हो, उनके नाम, उनके सीमा, उनके क्षेत्र या नए राज्यों का निर्माण, ये सभी करने का अधिकार केवल भारतीय संसद को दिया गया है। इवन राज्य अपने नामों में परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि संघ चाहे तो किसी भी राज्य का बंटवारा कर सकता है, यद्यपि उस निर्णय से या उस बंटवारे से यदि राज्य की विधानसभा खुश नहीं भी है तो भी वह बंटवारा होगा, ये ध्यान रखिएगा। भाषाई प्रांत आयोग की बात करेंगे और फिर जेवीपी समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग, ये 3 देखेंगे। और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो भारत में राज्यों का जो संगठन किया गया वह भाग 7 के अंतर्गत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और वहां पर अलग अलग खंड ए बी सी डी करके 4 भागों में भारतीय राज्यों का विभाजन किया गया था। लेकिन कालक्रम में हम लोग देखते हैं कि भाषा और पहचान के आधार पर राज्यों के निर्माण के गठन को लेकर के विभिन्न प्रकार के आंदोलन प्रारंभ हो गए, क्योंकि सभी लोगों का मानना था कि उनका जो प्रांत होना चाहिए वह उस प्रदेश में निवास करने वाले और उस प्रदेश में बातचीत करने वाले या बोलने वाले भाषा के आधार पर होना चाहिए। चाहे हम लोग मद्रास प्रांत की बात करें जहां पर आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा भाषियों का था, हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजराती और मराठियों का द्वंद्व इधर महाराष्ट्र प्रांत में चल रहा था। तो इस प्रकार के द्वंद्व विभिन्न राज्यों में भाषा और पहचान के आधार पर चल रहे थे। इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है जून 1948 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे एसके धर। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 1948 ईस्वी में धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने अनुशंसा की
कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत में राज्यों के निर्माण के लिए जितने भी आयोग और समितियों का निर्माण होता है, उन्होंने केवल प्रशासनिक आधार को राज्यों के पुनर्गठन के आधारशिला के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी। केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या भौगोलिक सुविधा या वित्तीय या प्रशासनिक सुविधा ये माना गया था। परंतु हम लोग देखते हैं जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है वह या तो भाषा के आधार पर या पहचान के आधार पर हुआ है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात भाषाई प्रांत आयोग के पश्चात जेवीपी समिति बनाई जाती है, जो कि दिसंबर 1948 ईस्वी में बनती है, जब भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। और यह जो समिति थी कांग्रेस के द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तीन नाम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम के प्रथम इनिशियल से इस समिति को जेवीपी समिति के नाम से जाना गया। और इस समिति ने अप्रैल 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी अनुशंसा की कि जो भी राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर चाहते हैं वैसा पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। यानी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को जेवीपी समिति ने भी खारिज कर दिया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब जेवीपी समिति के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की बात जो है वो भाषाई आधार पर करने को लेकर के अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामुलु की अगुवाई में एक आपका आमरण अनशन, एक आंदोलन प्रारंभ होता है आंध्र प्रदेश राज्य के गठन को लेकर के। और उस समय पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो 56 दिन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 56 दिन दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िएगा तो वहां पर 58 दिन आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 58 दिन या 56 दिन जो भी मिले, तो 56 दिन यहाँ पे दिया गया है और 58 दिन एनसीईआरटी में दिया गया। तो 58वें दिन इनकी भूख हड़ताल से पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, जो कि 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इस राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया जाता है अक्टूबर 1953 में। मद्रास से इसे हटा करके आपका अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। और विशेषता क्या थी, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है हमारा आंध्र प्रदेश। और इसके पश्चात आंध्र प्रदेश का फिर से 2 जून 2014 ईस्वी को विभाजन होता है और एक तेलंगाना, एक अलग राज्य का निर्माण होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो हैदराबाद है वह तेलंगाना की राजधानी है और इसके लिए एक नई राजधानी का निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, और वो अमरावती है। पूर्व में इसके लिए 3 राजधानी शहरों की बात कही गई थी, लेकिन अभी 2 ही दिन पहले मैं एक न्यूज में पढ़ रहा था कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है जिसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी वो होगी अमरावती। इसके पश्चात जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है 1953 ईस्वी में, जो फजल अली की अध्यक्षता में की जाती है। इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक केएम पनिक्कर और दूसरे एचएन कुंजरू। और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में सौंपी और अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा पहली बार फजल अली आयोग के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारत में 2014 तक राज्यों का निर्माण हुआ है। इनफैक्ट 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ उस समय तक राज्यों का निर्माण, उसका विभाजन, पुनर्निर्माण आदि किया गया। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश का राज्य का निर्माण किया गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। इसके पश्चात देखते हैं गुजरात का विभाजन किया गया मुंबई से या महाराष्ट्र से। 1 मई 1960 ईस्वी मुंबई राजधानी है, महाराष्ट्र से किया गया। उसके पश्चात असम से 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग किया गया। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा आदि को अलग किया गया, तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बनता है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना 1971 ईस्वी को। फिर मेघालय 1972 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मतलब इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे आपका उत्तराखंड, झारखंड यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को नवीन राज्य का गठन किया गया। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हटा करके। इसके पश्चात 2014 में हम लोग देखते हैं 2 जून को
तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नवीन राज्य बनाया गया। और 2019 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया 6 अगस्त 2019 को। वहां आर्टिकल 370 के तहत प्राप्त विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है और आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया जाता है भारतीय संसद के द्वारा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया जाता है और यह विभाजन 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से लागू हो जाता है। इसके पश्चात हम लोग यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और किसी राज्य का भारतीय संघ में विलय करने को अधिकृत किसको किया गया है तो संसद को किया गया, चाहे विलय हो या नवीन राज्यों का निर्माण वो संसद करेगी। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यदि संसद किसी भी राज्य के सीमा परिवर्तन, नाम क्षेत्र या विभाजन करना चाहती है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ऐसे विधेयकों के लिए आवश्यक होती है, लेकिन इस प्रकार के विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। वहीं लोकसभा में बात करें तो केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 20 आरक्षित सीटें निर्धारित की गई हैं वर्तमान समय में और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को गठित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये ध्यान रखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 ईस्वी को और इसी की अनुशंसा के आधार पर ध्यान रखिएगा इसी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के आधार पर संविधान में शामिल भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था, यह ध्यान रखना है। और वर्तमान समय की बात करें तो हमारे यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान है। दादर और नगर हवेली की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और यह अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 240(1) ग के तहत ऐसा किया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि भारत के किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। बांग्लादेश का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं कि भारत ने जब बांग्लादेश के साथ में अपने भूमि संबंधी सीमा विवाद समाप्त किए तो उसके लिए हम लोगों को संविधान संशोधन करना पड़ा, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और इसके द्वारा हम लोगों ने अपने यहाँ पर बांग्लादेश के कुछ एन्क्लेव और बांग्लादेश में स्थित भारतीय एन्क्लेवों की अदला बदली की थी, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा ही बेरूबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। इसके पश्चात हम लोग एक मुकदमा भी देखते हैं बेरूबारी, बाद हम लोग 1960 का भी देखते हैं जो कि हम लोग पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिक्किम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 35वां और 36वां संविधान संशोधन विधेयक, याद रखना है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ईस्वी को हुआ था और इसके तहत सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष 36वां संविधान संशोधन आता है 1975 में और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्व में हम लोग देख ही चुके हैं सारा। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा नागरिकता के लिए अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है और भारतीय नागरिकता अधिनियम इसी के आलोक में 1955 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ एक मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। आपका समानता के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 15, 16 और 19 और अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधित 29 और 30 आर्टिकल्स जो है 29 और 30 के तहत प्रावधान किए गए महत्वपूर्ण अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछा जाता है और नकारात्मक तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन विदेशियों को प्राप्त है या केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत किया गया है। और अगर हम लोग बात करें नागरिकता की तो नागरिकता 2 प्रकार से दिया जा सकता है, या तो एकल नागरिकता का प्रावधान होगा या दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा। भारत की बात करेंगे तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में निवास कौन कर सकता है तो भारत
के नागरिक और विदेशी दोनों में भारत में निवास कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, विदेशियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। विदेशी मूलतः विदेशी होते हैं, जब वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब वो नागरिक कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में एकल नागरिकता है। यदि हम लोग बात करेंगे अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता विद्यमान है। याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। एक तो संघ की नागरिकता होगी, संघ के साथ साथ वहां पर राज्यों की भी नागरिकता प्रदान की जाती है। राज्य का नागरिक होगा और संघ का नागरिक होगा, ये अमेरिका में प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में चाहे राज्य हो या संघ हो, दोनों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कि हाल ही में हुआ था और छठी अनुसूची में इससे संशोधन शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहां पे लागू नहीं होता है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हम लोग पूर्व में सेशन में देख चुके थे। जो दक्षिणवर्ती पूर्वोत्तर राज्य हैं, दक्षिणवर्ती पूर्वोत्तर राज्य हैं, चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे आपका त्रिपुरा हो, चाहे आपका मिजोरम हो, ये जो चारों राज्य हैं, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो प्रावधान किया गया है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है और इन राज्यों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। और ध्यान रखना है हमें कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्रभावी हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित किया गया है। किसे? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को। यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, दोहरी नागरिकता, बाकी हम लोग यहाँ पे बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है आपका नागरिकता के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 5 में बोला गया है कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन कौन होगा, ये आर्टिकल 5 में दिया गया है। आर्टिकल 6 का बात है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 6 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अधिकार दिया गया है। पीआईओज और इन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई और पीआईओ के विषय में, पीपुल ऑफ इंडियन ऑरिजिन के विषय में यहाँ पर अनुच्छेद 8 में बात किया गया है। आर्टिकल 9 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर आप अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, ब्रिटेन के नागरिक बन जाते हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी आप नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दिया गया आर्टिकल 10 में। और संसद को यहाँ पर दिया गया है अधिकार आर्टिकल 11 के अंतर्गत कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति अंतिम रूप से संसद को दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब कोई युद्ध काल का समय, ध्यान रखिएगा, हाइपोथेटिकल उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। एक हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध हो जाता है और कुछ भारतीय नागरिक जो है वो पाकिस्तान की समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की सहायता करते हैं उस युद्ध में भारत के विरुद्ध। तो जो भारतीय नागरिक ऐसा कर रहे हैं उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो भी प्रावधान किए जाएंगे वह संसद के द्वारा किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बीच में मैं थोड़ा फ्रीज हो गया था, ठंड का समय है तो फ्रीज होना मुझे भी बनता है, ध्यान रखिएगा। फ्रीज में मैं था, अभी मैं फ्रीज में था, फ्रीज से फिर बाहर निकल आया हूं। अब आते हैं नागरिकता की प्राप्ति और अंत। हम लोग नागरिकता की कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका अंत कैसे हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिकता के आधार क्या होगा, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, वंश परंपरा से। लेकिन अपवाद यहाँ ध्यान रखिएगा, विदेशी राजनयिकों के बच्चे भी तो भारत में जन्म लेंगे, लेकिन क्या वो भारतीय नागरिक होंगे? नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और अर्जित भूमि के समामेलन से भारतीय नागरिकता, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो लाहौर जो है वो पाकिस्तान में है। यदि भारत लाहौर पर अधिकार कर ले
तो वहां जो अर्जित भूमि होगी वह किसकी हो जाएगी, भारत की हो जाएगी, और वहां के नागरिक जो होंगे, जो निवासी होंगे, वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उसमें बहुत सारा चीज प्रावधान किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसे शामिल करना है, किसे शामिल नहीं करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि केवल आप जमीन का टुकड़ा नहीं लेंगे, अपितु वहां पर निवास करने वाले लोगों को भी आपको लेना पड़ेगा, उन्हें भी भारतीय संघ में शामिल करना होगा। अब भारतीय नागरिकता का अंत या लोप कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा वंचित करने पर, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार ऐसे ही किसी के लिए वंचित नहीं कर देगी, बाकायदा संसद के द्वारा विधि बनाई जाएगी, कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, या अगर आपने नागरिकता छोड़ दी है, भारतीय नागरिकता आपने त्याग दी है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इन 3 प्रकारों से हम लोग नागरिकता अपनी छोड़ सकते हैं, या हमारी नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यह नागरिकता देने का अधिनियम है, न कि नागरिकता लेने का, ये ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा किसी वैसे व्यक्ति जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, केवल इस्लामिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, मुस्लिम नहीं होने चाहिए, या इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं होने चाहिए। तो उन वैसे अल्पसंख्यक जो कि इन तीनों देशों में उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, उन्हें भारत नागरिकता प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि ये तीनों राष्ट्र क्या है, तो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक गणराज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ में बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि उत्पीड़न होता है, और वैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक यदि भारत की ओर आते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई हो, तो इन सभी लोगों को भारत भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग धर्म नहीं देखेंगे, केवल हमें देखना है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है उसमें कौन लोग शामिल हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लागू कब हुआ है, तो 10 जनवरी 2020 को ये लागू किया गया, और वर्तमान समय में ये प्रभावी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो संसद बना सकती है, कहाँ उल्लेख किया गया, ये सब हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है एक तथ्य हम लोगों को कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया है कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष व्यतीत करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष व्यतीत करना होगा। अब यहाँ मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, ये हम लोग पूर्व में देख चुके हैं, 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और अगर इसके इतिहास के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लागू किया है, और पहली बार इसे इंग्लैंड के शासक के द्वारा अपनी प्रजा के लिए कुछ अधिकारों की बात कही गई थी, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार नागरिक अधिकार इंग्लैंड में प्रदान किए गए थे, और वहां से हम लोग देखते हैं कि अमेरिका आता है, फिर अमेरिका से हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका से हम लोगों ने ग्रहण किया है। संरक्षक कौन है इसका, न्यायपालिका है। संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने हटा दिया है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यायोचित है यानी वाद योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय को जा सकते हैं, न्यायालय में जाकर के अपनी व्यथा सुना सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद को अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों में युक्ति युक्त, शब्द याद रखिएगा, युक्ति युक्त यहाँ पर संशोधन कर सकती है। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, संशोधन करके उसमें परिमार्जित कर सकती, परिमार्जन कर सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक आधारभूत संरचना सिद्धांत ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शंकरी प्रसाद बाद 1951 में सबसे पहली बार आया
कि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति में शामिल है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद बाद में कहा गया और इसी में कहा गया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का तात्पर्य साधारण विधि है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी अनुच्छेद 13 में अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है, जिसके अनुसार यदि कोई भी विधि चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक ही क्यों न हो, मौलिक अधिकारों से असंगत हो तो असंगत होने की दर तक या उतनी दूरी तक वह विधि नल एंड वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ये किया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य कौन करेगी, तो न्यायपालिका करेगी। ऐसा इसमें कहा गया था शंकरी प्रसाद बाद में कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। ये 368 ये शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद वाद 1951 में न्यायपालिका का कहना था। लेकिन जब गोलकनाथ वाद आता है वर्ष 1967 ईस्वी में, तब मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय बताता है कि यह सर्वोत्तम है, अडिग है, यानी कि संसद मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, इसे समाप्त नहीं कर सकती है। और संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में कहा गया कि यह भी आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है, जो पूर्व में शंकरी प्रसाद बाद में विधि के रूप में नहीं माना गया था। तो ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ वाद 1967 में संसद की जो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति थी, वह न्यायपालिका ने उस शक्ति को गोल कर दिया था, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया जाता है और अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि संसद किसी मौलिक अधिकार को कमजोर या समाप्त कर सकती है। ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत आया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका संशोधन अधिनियम है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसी के पश्चात हम लोग देखते हैं 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती वाद आता है, जिसमें कि गोलकनाथ वाद के निर्णय को ही पलट दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, वहां पर तो संसद की शक्ति को गोल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर गोलकनाथ वाद के निर्णय को ही पलट दिया गया न्यायपालिका के द्वारा और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैध घोषित किया। क्या कहा गया 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में? ध्यान रखिएगा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को या तो कमजोर कर सकती है या समाप्त कर सकती है। और गोलकनाथ में ध्यान रखिएगा, इसमें बताया कि संसद किसी मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है, ये बताया गोलकनाथ बाद में। अब हुआ क्या, लेकिन अब तो 24वां संविधान संशोधन वैध कर दिया और गोलकनाथ बाद पर सीधा पलट गए न्यायपालिका। तो अब यहाँ पे कहा गया कि देखो भैया, 24वां तो वैध है, लेकिन जो तुम संशोधन करोगे अगर संविधान में या मूल अधिकार में, तो वहां पर एक मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर दिया गया। उसने कहा कि संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, भैया तुमको जो करना है कर लो, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल संरचना है, तुम उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। मतलब न्यायपालिका ने नाक सीधी ना छू करके, नाक को टेढ़ी करके पकड़ ली और अब बोली न्यायपालिका कि अब तुमको जो करना है करो। अब जब हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, मूल ढांचा का सिद्धांत ही दे दिया, तो अब तुम मौलिक अधिकारों को कम कैसे करोगे, क्योंकि मूल अधिकार को हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया। अब लो कर लो संविधान में संशोधन, जो करना है करो। यानी तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय और जनता की भी जय जय, सब लोग खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात हम लोग को ध्यान रखना होगा यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19(1)(a) जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, वह संविधान में दिया गया है और यहाँ पर इसी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। यानी कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल पे हम लोग जो खबर देखते हैं, वह उनकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का माध्यम है और संविधान के द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग करके न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज चैनल में समाचारों का प्रकाशन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 17 में
आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के निवारण के लिए दिया गया है कि अस्पृश्यता जो होगी असंवैधानिक है, ध्यान रखिएगा। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया था भारतीय समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, और इसे समाप्त करने के लिए इसे एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यानी यदि कोई व्यक्ति समाज में भेदभाव करता है, जाति पात हो, जाति भेद हो या ऊंच नीच की बात करता है, तो यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। इसे घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 के अंतर्गत यदि हम लोग देखते हैं तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और उसी के अंतर्गत सिखों को बताया गया है कि कृपान रखने और धारण करने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा कि सिख जो है 5 ककार धारण करते हैं, कंघा, केस, कड़ा, कटार और एक आपका कच्छा, ये 5 ककार ये रखते हैं। तो इनके कटार जो है, कृपाण या कटार धारण करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए उन्हें यह मौलिक अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 12 की बात करते हैं, जिसमें परिभाषा दिया गया है राज्य को भाग 3 के लिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, भाग 3 के साथ साथ भाग 4 के प्रयोजन के लिए भी, जहां डीपीएसपी या निधि निदेशक तत्व दिए गए हैं, तो भाग 3 और भाग 4 के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और बताया गया है कि संघीय सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंग हो, चाहे राज्य सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंग हो, या सभी स्थानीय अधिकरण, नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि सभी क्या होंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक अधिकरण है, चाहे जीवन बीमा निगम कंपनी हो या सेल हो, यानी जो अपना नियम बना सके या संघीय या राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए, राज्य विधानसभा या संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करे, वह आपका राज्य कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, राज्य के रूप में हम लोग कंपनीज को भी रख सकते हैं। ये नहीं कि बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, जी नहीं, सभी लोग यहाँ राज्य के अंतर्गत आएंगे जो नियम कानून वगैरह लागू करे, बना सके। किसके द्वारा? तो संघीय, संसदीय या राज्य विधानसभा के नियमों के अंतर्गत। तो ये हो गया। आर्टिकल 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संघ और राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को या तो छीनता हो या उसे कम करने का प्रयास करता हो। यदि ऐसा होगा, यदि केंद्र और राज्य इस प्रकार का कोई कानून बनाता है, तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी या नल एंड वॉइड होगी, और यह आपका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा, और यह पुनरावलोकन करने का जो कार्य होगा वह भारतीय न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान में मूल अधिकारों की जो वर्तमान संख्या है वो 6 है। ध्यान रखिए कौन कौन। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 ये दिए गए हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अब एक एक करके अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, और विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया है। यानी सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे, और एक ही वर्ग के जो नागरिक होंगे उनको विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, विभेद किया जाएगा। उदाहरण ध्यान रखिएगा, नेता, जो भी नेता है या जो सांसद, नेता नहीं कहें हम लोग, इनफैक्ट सांसद कहें, और साधारण नागरिक, इन दोनों के मध्य थोड़ा सा अंतर किया जाएगा। साधारण नागरिक, क्योंकि जो सांसद होंगे उनकी अपनी उनका अपना एक उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ उनकी एक अलग विशेष स्थिति है, क्योंकि कानून के निर्माण के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी बोलनी पड़ेंगी जो कि हो सकता है साधारण नागरिक यदि बोले तो उन सारी चीजों पर उन पर मानहानि या देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। ध्यान रखिएगा, तो दोनों की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सभी जो सांसद होंगे उनके लिए भी जो समानता होगी वो समान होगी, ये ध्यान रखिएगा। विधियों का समान संरक्षण है। इसके अतिरिक्त अगर संरक्षण दिया गया है विधि का सभी सांसदों को, तो सभी सांसदों को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा।
अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ पर हम लोग केवल भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में कहा गया, और ध्यान रखिएगा जो भारत में आरक्षण दिया जाता है, जो आरक्षण दिया जाता है, चाहे SC ST हो, OBC हो या EWS हो, सभी को आरक्षण आर्टिकल 16 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया जाता है। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और इसका जो भी लागू करता है या जो भी इसे दोहराने का प्रयास करता है उसके लिए हम लोग कहेंगे दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता भारत में एक दंडनीय अपराध भी है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन जितने भी पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न है या पद्म पुरस्कार हैं, वो सभी के सभी पुरस्कार जो हैं इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा कहा गया है कि भारत सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त और किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी, केवल अपवाद है पद्म पुरस्कार और भारत रत्न। कारण क्या है, ये पुरस्कार नहीं है, और जो भी पुरस्कृत होता है व्यक्ति वह अपने नाम के आगे या पीछे पद्म पुरस्कार या भारत रत्न को शामिल नहीं कर सकता, नाम नहीं लिख सकता है, सर की तरह नाम नहीं लिख सकता है। अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आर्टिकल 19, और इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संरक्षण दिया गया है। चाहे आपके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे निवास करने की स्वतंत्रता, चाहे घूमने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सभी का उल्लेख आर्टिकल 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और 21A को ध्यान रखिएगा कि इसी में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21A में दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है किसी व्यक्ति को, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के आर्टिकल 21 में ही आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, इसी में आपका मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस का अधिकार सन्निहित है। आर्टिकल 19(1)(ख) में शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(ग) की बात करेंगे तो संगम या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(घ) की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास, संचरण या घूमने की स्वतंत्रता है। 19(1)(ड) की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि जनजातीय हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो आपके निवास करने और बसने की स्वतंत्रता वहां पर खारिज हो जाएगी, वहां पर लागू नहीं होगी जनजातीय लोगों के हितों को संरक्षित करने के लिए। 19(1)(छ) की बात करेंगे तो कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर व्यापार प्रारंभ करने की स्वतंत्रता में ही व्यापार को बंद करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कानूनी रूप से वैध कारोबार होना चाहिए, ये नहीं कि अवैध होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो सारे अधिकारों पर राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, चाहे लोक व्यवस्था हो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाना हो, तो आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5 ये ध्यान रखिएगा। 19(1)(a) हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 19(2) भी है, 19(3) भी है, 19(4) भी है और 19(5) भी है। इन आर्टिकल्स में इन सभी मौलिक अधिकारों के लिए युक्त निर्बंधन की बात कही गई है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, चाहे लोक व्यवस्था हो या स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग निर्बंधन लगा सकते हैं, राज्य निर्बंधन लगा सकता है। आर्टिकल 21 की बात करेंगे
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गोविंद सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975 में एक वाद आया था और मलक सिंह बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य और अन्य वाद 1980 में कहा गया कि अनुच्छेद 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है को अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार से मिलाकर के पढ़ने पर एकांतता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये बोला गया था आपका गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और मलक सिंह बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य बाद में 19(1) घ के साथ में अनुच्छेद 21 को जब मिलाकर के पढ़ेंगे तो एकांतता का अधिकार हमें प्राप्त होता है। और एक अन्य ये ध्यान रखिएगा कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 राज्यवाद में बोला गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे अन्य प्रमुख अधिकारों का। तो अन्य प्रमुख अधिकार यहाँ पर क्या है, तो शीघ्र विचारण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, आप डंडा बेड़ी नहीं डाल सकते हैं, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। प्रतिष्ठा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया है और पुलिस उसके साथ में मारपीट कर रही है, ऐसा नहीं कर सकती है, तो अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति को दिया गया है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अगर फांसी लगने में देर हो रही है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। और प्रमुख अधिकारों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जीवन साथी चुनने का अधिकार और विदेश भ्रमण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल है। और ये ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी संगठन तक कॉमन कॉज की याचिका पर यह निर्णय दिया गया था। और भारत में पैसिव यूथनेशिया का न्यायपालिका ने जजमेंट सुनाया था। एक्टिव यूथनेशिया भारत में नहीं प्रचलित है। इसके पश्चात भाग 4 क के अनुच्छेद 45 से संबंधित है। उससे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा, उससे पहले जीवन की रक्षा का अधिकार। अन्य अधिकारों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जीवन रक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का अधिकार है, यानी घायल यदि कोई व्यक्ति आया है एक्सीडेंट में तो पुलिस रिपोर्ट से पहले चिकित्सक को उसका क्या करना होगा, सहायता करना होगा। महिलाओं का गरिमा से जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, पुट्टुस्वामीवाद या आधारवाद में बताया गया था निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भाग 4 क के अनुच्छेद 45 से संबंधित कुछ बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसी में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और 51 क जोड़ा गया कहां पर, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उसमें माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बालक या जो बच्चे हैं जो जिनको पाल रहे हैं वो उनके लिए शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार दिया गया है, यानी प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। इसके अतिरिक्त अन्य भी मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत अधिकार माने जाते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार है, आश्रय का अधिकार दिया गया है, विधिक सहायता का अधिकार दिया गया है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार आदि दिया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकारों के रूप में। अब संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व स्थिति मूल अधिकार की संविधान के अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 में इसे प्रदान किया गया था संपत्ति के अधिकार को, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 300A और संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 ध्यान में रखिएगा। ये वर्तमान में एक आपके लिए विधिक अधिकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार हैं तो 5 वहां हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी प्रधानतः प्राप्त हो ही जाते हैं।
अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आर्टिकल 25 इसमें कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और इसी के अंतर्गत सिख धर्म के अनुयायियों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, सभी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, यानी बताया गया है कि यदि कोई ऐसा टैक्स लागू किया गया जिसका कि आने वाला जो इनकम होगा वो एक विशेष धर्म के लिए वह रख दिया गया है, तो वैसे टैक्स को भारत में नहीं लागू किया जा सकता है। यदि लागू कर दिया गया तो किसी को जबरदस्ती उसे देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यदि आपने शिक्षा संस्थाओं में जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है आपने अनुमति दे दी है, तो आपको उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए उन्हें उनके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 में प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा उनकी अपनी संस्कृति और शिक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने और उसके लिए संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे आर्टिकल 32 की, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपात भारत या उसे किसी क्षेत्र में लागू होती है, तो वहां पर निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस होता है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 358 की, आर्टिकल 358 की, तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत। जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत किसी भी राज्य और किसी भी स्थान में आपातकाल लागू होता है, तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और 359 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश में जो लिखे होते हैं वो सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 ध्यान रखिएगा कि इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 20 और 19 के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है आपातकाल में भी। अब आर्टिकल 32 की बात करें तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 को लागू किया गया। इसमें बोला गया कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख कर सकता है और वहां पर न्याय प्राप्त कर सकता है। अब यहीं पर इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालयों के द्वारा आर्टिकल 226 के अनुसार 5 रिटें जारी की जाती है, जिसमें आपका उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये पांच आपके रिट है जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी की जा सकती है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा सिद्धांत, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 1976 में बंधुआ मजदूरी की समाप्ति करने के लिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो यह आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में ही अंतर्निहित है, ये ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत की बात करें तो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये जो बंदी बनाया जाएगा ये कम से कम 3 माह के लिए, कहा तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध के अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो किसी भी आरोपी को विवश नहीं किया जा सकता है कि वह स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य दे।
ये ध्यान रखिएगा। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने या साक्षी बनने के लिए किसी भी आरोपी को विवश नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि डीएनए टेस्ट जो है वह स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होता है, बल्कि आपका ब्रेन मैपिंग हो गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया, ये दोनों आपके क्या है, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, एक आपका ठीक है, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट याद रखिएगा। ये स्वयं के विरुद्ध आत्म अभिशंसन या स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने का मामला अब बन जाता है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में यदि हम लोग शामिल करें तो इसमें बौद्ध, जैन और सिख को भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना गया है, और ये सभी के सभी निर्णय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार और हमारा संघ और नागरिकता से संबंधित आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों का बेहतर तरीके से रिवीजन हुआ होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।